अदालत में सबूत नहीं बन सकता। आपको यह भी मालूम है कि मजिस्ट्रेट के सामने अगर यह बयान देगा तो यह सबूत बन सकता है। तो आपके सामने क्या रास्ता खुला है? आप अगर सच्चे पुलिस वाले हैं और उस लड़के का बयान सच्चा है तो आप सबसे पहले उस लड़के को सुबह पौ फटते ही मजिस्ट्रेट के पास ले जाएंगे और कहेंगे, देखिए साहब, बड़ी मुश्किल से तो किस्मत खुली है, एक आदमी मिला है जो अपने इकबालिया बयान दे रहा है, इसको फौरन रिकॉर्ड कर लीजिए, कल को ये पलट ना जाए। भाइयों और बहनों, इसका मतलब यह हुआ कि अगर पुलिस किसी के इकबालिया बयान को दर्ज करने के बाद मजिस्ट्रेट के पास नहीं ले जा रही है, ये इस बात का सबूत है कि ये इकबालिया बयान पूरी तरह झूठा है। बहुत लोग ये सोचते हैं इस लड़ाई को कैसे लड़ा जाए। इस पर बताने से पहले मैं आपको बताता हूं सिमी के साथ क्या हुआ। सिमी को पहली बार सन 2001 सितंबर में बैन किया गया। बैन करने का कानून है जिसका नाम है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। मैं आपके सामने ऐसे तमाम नाम दूंगा, आप इन नाम को तभी समझ सकते हैं जब जो पिछले नाम मैंने बताए वो भूलते चले जाए। यह नया नाम है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। 1967 में यह कानून इंदिरा गांधी की सरकार ने बनाया था। उस वक्त इंदिरा गांधी को इस देश का प्रधानमंत्री हुए 1 साल हुए। इंदिरा गांधी पुलिस का काफी इस्तेमाल करती थी, यह शुरू में ही दिख गया था। 1967 में उन्होंने जब यह कानून बनाया तो इस कानून के तहत केंद्र सरकार को यह हक दिया गया कि वो किसी भी संगठन को देश विरोधी गतिविधियों के लिए बैन कर सकते हैं। संसद में इस कानून के पास होने से पहले काफी बहस चली। इस बहस में इस कानून का सबसे ज्यादा विरोध करने वाले एक नेता थे, उनका नाम आपको बताऊंगा तो शायद आप हंसेंगे। उन नेता का नाम है श्री अटल बिहारी वाजपेयी। करीबन 35 साल बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने सबसे ज्यादा इस कानून का गलत इस्तेमाल किया है। इस कानून को का विरोध करने वाले नेताओं की सबसे बड़ी चिंता यह थी कि यह कानून हमारे देश में लोगों के संवैधानिक अधिकार यानी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को चोट पहुंचाएगा। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट? हमारे देश का आईन जो ये कहता है कि क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या पारसी, सब पर कानून बराबर लागू होता है। इस देश का आईन ये कहता है कि हर आदमी को, हर नागरिक को यह अधिकार है कि वो राइट टू एसोसिएट यानी मिलकर बैठ सकता है, कोई तंजीम कायम कर सकता है, बशर्ते वो तंजीम हिंसक ना हो जाए, वायलेंट ना हो जाए। तो इस कानून में उस वक्त के होम मिनिस्टर ने यह बताया कि यह कानून का बेजा इस्तेमाल ना हो, राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए इसका इस्तेमाल ना हो। इसलिए इस कानून में यह प्रावधान रखा गया कि जब भी यह कानून का इस्तेमाल केंद्र की सरकार करेगी वो सिर्फ 2 साल के लिए बैन कर सकती है किसी भी संगठन को, सिर्फ 2 साल के लिए। जिंदगी भर बैन नहीं लगाया जा सकता, सिर्फ 2 साल के लिए। और उसको बैन लगाने के साथ ही हाई कोर्ट की एक जज की अध्यक्षता में एक ट्राइब्यूनल बैठाना होगा। जरा सोचिए कितना कड़ा कानून है ये। आमतौर पर जो कानून बनते हैं, जो संसद पास करता है, वो कानून केंद्र सरकार को यह हक दे देते हैं, तमाम हक दे देते हैं कि वो जैसे चाहे राजकाज चलाएं। लेकिन इस कानून का बेजा इस्तेमाल ना हो, इसलिए कानून में संसद सदस्यों ने यह प्रावधान रखा कि किसी भी संगठन को जिस दिन बैन किया जाएगा, एक हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में एक ट्राइब्यूनल बैठाया जाएगा। स्वतंत्र रूप से वो हाई कोर्ट का जज 6 महीने के भीतर जांच पड़ताल करके यह बताएगा कि केंद्र का बैन करने का फैसला सही है या गलत है। और जब वो हाई कोर्ट का जज ये बता देगा कि ये फैसला सही है, तभी वो बैन चालू होगा। लेकिन इस कानून में एक छोटी सी बात कहीं कोने में यह भी लिखी थी कि अगर वो जज कहता, अगर केंद्र सरकार को ये लगता है कि 6 महीने का इंतजार नहीं किया जा सकता क्योंकि ये संगठन बहुत गलत रास्ते पर वैसे ही चला गया है और देश को बड़ा खतरा है, तो ऐसी आपातकाल स्थिति में किसी संगठन पर फौरन बैन लगाया जा सकता है। आपको आश्चर्य नहीं होगा कि उस दिन से लेकर आज तक इस कानून के तहत
जब भी बैन लगाया गया है वो पहले दिन से लगा दिया गया है। ट्राइब्यूनल बैठाई गई लेकिन उसके फैसले आने का इंतजार नहीं किया गया है। सिमी पर जब पहला ट्राइब्यूनल बैठाया गया सितंबर 2001 में, यहीं जामिया नगर में सिमी का दफ्तर होता था, देश भर में सिमी के दफ्तर होते थे, उनको सील किया गया, उन पर 250 लोग उनके गिरफ्तार किए गए, तमाम मुकदमे कायम हुए, एक ट्राइब्यूनल बैठाया गया, 6 महीने तक ट्राइब्यूनल चला। सिमी के जो आखिरी अध्यक्ष थे शाहिद बद्र फलाही, उन्होंने इस ट्राइब्यूनल में जाकर बैन के फैसले का विरोध किया। 6 महीने बाद पहले ट्राइब्यूनल ने यह बता दिया कि यह फैसला सही था, बैन बरकरार रहा। 2 साल बाद सितंबर 2005 में एनडीए की सरकार, लाल कृष्ण आडवाणी जी की सरकार ने दूसरा बैन लगा दिया। जिस दिन पहला बैन खत्म हुआ उसी दिन दूसरा बैन लगा दिया। दूसरा बैन लगाते ही फिर एक दूसरा ट्राइब्यूनल बैठाया गया, एक दूसरे जज की अध्यक्षता में। 6 महीने तक उस ट्राइब्यूनल ने जांच पड़ताल की। 6 महीने बाद उस ट्राइब्यूनल ने भी कहा बैन का फैसला सही था। दूसरा बैन जब खत्म हुआ सितंबर 2005 में, माफी चाहता हूं, पहला बैन लगा था सितंबर 2001 में, दूसरा लगा सितंबर 2003 में। दूसरा बैन जब खत्म हुआ सितंबर 2005 में, केंद्र में सत्ता बदल चुकी थी, एनडीए सरकार जा चुकी थी, यूपीए सरकार आ चुकी थी। उन्होंने फौरन तीसरा बैन नहीं लगाया। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 4 महीने बैन नहीं रहा। 8 फरवरी 2006 को यूपीए सरकार ने तीसरा बैन लगा दिया। तीसरा ट्राइब्यूनल बैठाया गया। 6 महीने बाद तीसरे ट्राइब्यूनल ने यह कह दिया ये बैन सही है। तीनों ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ सिमी के आखिरी अध्यक्ष 2001 तक जो थे शाहिद बद्र फलाही, वो सुप्रीम कोर्ट अपील लेकर गए। पहली अपील 2002 में, दूसरी अपील 2004 में, तीसरी अपील 2006 में। तीनों बार सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील जमा कर ली, कहा तारीख लगाएंगे फिर आना। आज तक तारीख नहीं लगी, आज तक उन तीनों अपील पर बहस भी शुरू नहीं हुई। चौथा बैन यूपीए सरकार ने, तीसरा बैन खत्म हुआ 7 फरवरी 2008 को। इस साल उसी दिन चौथा बैन लगा दिया गया, चौथा ट्राइब्यूनल बैठा दिया गया जस्टिस गीता मित्तल की अध्यक्षता में। मैं तहलका का रिपोर्टर था मार्च के महीने में। मुझे लगा मालूम करना चाहिए, जगह जगह अखबारों में पुलिस के हवाले से यह आता है कि सिमी ने यहाँ पे बम फोड़ दिए, वहां बम फोड़ दिए, हर जगह सिमी दिखाई देता है। पुलिस को, आईबी को, लाल कृष्ण आडवाणी जी को, शिवराज पाटिल जी को, हमारे कानपुर के जो एमपी हैं, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स हैं, श्री प्रकाश जायसवाल जी को। मैंने इसकी तहकीकात शुरू की, पता चला ट्राइब्यूनल बैठा है। मैंने ट्राइब्यूनल जाना शुरू किया, जगह जगह गया मैं देश के मुख्तलिफ शहरों में ट्राइब्यूनल के साथ। फिर मैंने अभी अपनी खबर छापी। जब जस्टिस गीता मित्तल ने अपना फैसला ये दिया कि सिमी के ऊपर लगाया गया बैन गलत है, 5 अगस्त 2008 को ये फैसला आया। 6 अगस्त 2008 को सुबह 10 बजे जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले, केंद्र सरकार के बड़े वकील वहां पहुंच गए और उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कहा हुजूर बड़ा गलत हो गया है, अनर्थ हो गया है, सिमी पर से बैन हटा दिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बगैर सिमी को बुलाए, बगैर पूछे, बगैर जांचे उसी वक्त ट्राइब्यूनल के फैसले पर रोक लगा दी। 2002, 2004, 2006 में जब पहले 3 ट्राइब्यूनल का फैसला आता है और जिस पार्टी के खिलाफ आता है वो पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको एडमिट कर लेता है और आज तक तारीख नहीं देता है। लेकिन जब चौथे ट्राइब्यूनल का फैसला आता है और उसके खिलाफ, जिस पार्टी के खिलाफ फैसला गया, वो जब सुप्रीम कोर्ट जाती है तो उसको 2 मिनट में बैन मिलकर के ट्राइब्यूनल के फैसले पर रोक मिल जाती है। मैं दोस्तों पिछले 2 महीने में देश के अलग अलग शहरों में बुलाया जाता हूं और इन्हीं सब बातें रखता हूं। मैं अक्सर बीच में रोक के एक बात वो कहता हूं जो आप सभी कहता हूं कि बिल्कुल भी मत समझिएगा मैं सिमी का नुमाइंदा हूं, मैं तो मुसलमान भी नहीं हूं। सिमी के सदस्य सिर्फ मुसलमान हो सकते हैं 18 से 30 की उम्र में। मैं सिमी का पैरोकार भी नहीं हूं, सिमी का वकील भी नहीं हूं। बहुत दोस्तों ने मुझे बताया है कि सिमी कट्टरवादी संगठन है, उसका साथ देकर मैं गलत कर रहा हूं। मैं कहता हूं मैं सिमी का साथ दे ही नहीं रहा हूं, मैं तो रूल ऑफ लॉ का, मैं कानून का साथ दे रहा हूं, मैं इंसाफ का साथ दे रहा हूं। और जो भी विचारधारा हो सिमी की, मैं उससे जुड़ूं ना जुड़ूं, लेकिन यह नहीं हो सकता कि विचारधारा की लड़ाई में मैं पुलिस का बेजा इस्तेमाल शुरू कर दूं।